एक तरह से अध्यापन होगा हिंदी का, जिसमें मैंने पूरे हिंदी का शुरू से पूरा सिलेबस, जिसे आप क्लास भी कह सकते हैं, जो यूपी टेट, सुपर टेट, बीटीसी की जो छात्राएं एडमिशन ली हैं या फोर्थ सेमेस्टर में बैठी हैं उनके लिए, बीएड की जो छात्राएं बैठी हैं, सभी प्रकार की टेट पेट सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए हिंदी का संपूर्ण क्लास, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं, महत्वपूर्ण टाइप क्वेश्चन नहीं, संपूर्ण क्लास ली जाएगी। संपूर्ण क्लास एकदम शुरू से शुरू किया जाएगा, जिससे सभी लोग सही तरीके से पढ़ पाए और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। संपूर्ण क्लास होगा और इस क्लास से संबंधित क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं स्वरों के वर्गीकरण से। एक लाइन इसमें जोड़ देते हैं। स्वर क्या होते हैं सभी लोगों को जैसे पता होगा, न हो तो एक बार दोहरा देते हैं। स्वर क्या होता है? वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से, याद रखिएगा, वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। या सीधी सीधी भाषा में अगर कोई आपसे कहे कि स्वर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, क्या सार्थक इकाई क्या होती है? स्वर होता है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? स्वर होती है। कोई आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो आप क्या बताएंगे? स्वर होती है। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र रूप से जो बोले जाने वाले वर्ण को, ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्वर क्या है? स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाले ध्वनियों को स्वर कहा जाता है। अब चलिएगा शुरू करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण शुरू करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, एक मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर दो प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। पहला, जैसे कि आप देख रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जा रहा है। उत्पत्ति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, मूल स्वर और संधि स्वर। अब आप जानते हैं हम लोग कि मूल स्वर किसे कहते हैं, इसे समझ लीजिए। मूल स्वर क्या होता है? मूल स्वर ऐसे स्वर जो उत्पत्ति से ही एक जैसे रहे मूल या मौलिक स्वर कहे जाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी संख्या 4 होती है। कई बार पूछा गया है कि मूल स्वर हिंदी में कितने होते हैं। याद रखिएगा, हिंदी में कितने होते हैं? अ, ई, उ, री 4 होते हैं। संस्कृत में 5 होते हैं, जैसे कि देखिए री दिखाया गया है, लेकिन हिंदी में नहीं था तो ये काट दिया गया है। तो हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं? 4। 1 2 3 4। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार टेट में पूछा गया, नोट करते जाइए जो इंपॉर्टेंट लगे आपको। तो हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं। मूल स्वर क्या होते हैं? जो मौलिक होते हैं, जिनमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की जाती है, किसी से कोई संधि नहीं की जाती है, उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संधि स्वर क्या है? संधि माने आप जानते हैं, जोड़ होता है। तो ऐसे स्वर जो सजातीय विजातीय स्वरों के योग से बने होते हैं संधि स्वर कहे जाते हैं। क्या होता है भाई? जो सजाती हो या विजाती हो, दोनों प्रकार के स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। याद रखिएगा, 7 क्या है? संधि स्वर है। मूल स्वर क्या है? 4 है। तो कुल कितने हुए? 11। एक और क्वेश्चन तैयार हो गया। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है। मूल स्वर कितने हैं? 4। ठीक है, नोट करते जाइए। संधि स्वर कितने हैं? 7। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है। आगे बताया जा रहा है कौन कौन से मूल स्वर हैं। देखिए, मूल स्वर तो थे अ, ई, उ, ये थे, री भी था। लेकिन जब अ में अ जोड़ा गया तो आ हो गया। आ क्या है? मूल दीर्घ स्वर है, जिसे हम संधि स्वर भी कह सकते हैं। अ और ई मिलके क्या हो गया? ई हो गया, ये भी मूल दीर्घ स्वर है। उ मिलके क्या हो गया? ऊ हो गया, जिसे संधि स्वर या मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। आगे देखिए, अ ई मिलके ए हो गया। अब देखिए, ये सजाती नहीं है, अ और ई मिला तो ये क्या है? विजाती है, ये संयुक्त स्वर हो गया। संयुक्त स्वर क्या होता है? देखिए यहाँ पे भी दोनों चीजें हैं। मूल स्वर क्या होते हैं?
मूल दीर्घ स्वर वे हैं जो सजातीय स्वरों से मिलकर बनते हैं, वो मूल दीर्घ स्वर है। और संयुक्त स्वर क्या है? जो विजातीय माने अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है। मूल स्वर क्या हो गया? आप जान गए कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो किसी से मिलकर नहीं बने होते, वो क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। जो किसी से नहीं मिलकर बने होते। मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जो सजातीय मूल स्वरों से मिलके बने होते हैं, वो मूल दीर्घ स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जो विजातीय स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिए अ और ओ मिलके क्या हो गया? अ हो गया। तो अ है, औ है, ये क्या है? विजाती हैं, तो ये संयुक्त स्वर हैं कहे जाएंगे, लेकिन ये संधि स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब ये कह रहा है मात्रा काल के आधार पे, मात्रा काल के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा काल के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण किया जाएगा। देखिएगा, कह रहा है कि स्वरों का उच्चारण करने में लगने वाला समय मात्रा काल कहा जाता है। प्रश्न पूछता है कि मात्रा काल क्या है? तो मात्रा काल क्या है? स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है वही मात्रा काल है। मात्रा काल के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो स्वर कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। पहला हस्स स्वर, जिसे लघु स्वर भी कहा जाता है। बोलने में एक मात्रा काल का जब समय लगे तो उसे क्या कहते हैं? हस्स स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हस्स स्वर कौन है? मूल स्वर ही, मूल स्वर ही क्या है? हस्स स्वर है। सरल भाषा में समझिए, मूल स्वर ही क्या है? हस्स स्वर है। मूल स्वर ही क्या है? लघु स्वर है। और मूल स्वर कितने हैं? 4 है। ठीक है, कन्फर्म। आगे बढ़ते हैं। कोई शंका होगी कमेंट जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आगे, अगला है मूल दीर्घ स्वर क्या है? 2 सजातीय स्वरों के योग से बने होते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जो 2 सजातीय स्वरों के मूल से बने होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन? अ मिलके क्या बना? आ। ई मिलके क्या बना? ई। उ मिलके क्या बना? उ। ये मूल दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? जिसके बोलने में मूल स्वर या हस्स स्वर से अधिक समय लगे, या सरल भाषा में कह सकते हैं कि 2 मात्रा का समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे, उसे क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। संयुक्त स्वर, उसी में ये भी है। संयुक्त स्वर 2 विजातीय स्वरों के योग से बनते हैं। ठीक है, ये दीर्घ स्वर के 2 भेद हैं। दीर्घ स्वर कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला मूल दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। आप पीछे भी पढ़े थे, वही चीज यहाँ पे भी है। इन दोनों के बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे अ और ई मिलके क्या बनता है? ए। आपको हमने पहले बताया संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जो 2 विजातीय स्वरों के योग से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहा जाता है। अ और ई मिलके क्या बना? ए। अ और उ मिलके क्या बना? ओ। और आ और ई मिलके क्या बना? ए। तो इन सब के बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए ये 2 दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। कौन कौन से दीर्घ स्वर हैं? फिर से देख लीजिए, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ये दोनों क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं, जिनके दोनों के बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। अब आइए तीसरे नंबर पे। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर क्या होता है? इसको भी देख लीजिएगा। प्लूत स्वर जिसके उच्चारण में कोई दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, जैसे किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा हस्स स्वर, पहला क्या पढ़ा? हस्स, जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है। दूसरा आपने पढ़ा दीर्घ, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है। और तीसरा आप पढ़ रहे हैं क्या? प्लूत।
प्लूत माने जिसके उच्चारण में दीर्घ मात्रा अर्थात 2 मात्रा से भी अधिक समय लगे, जैसे 3, 4, 5, 6 या जितनी भी मात्रा का अधिक समय लगे उसे प्लूत स्वर कहा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है वो भी देख लीजिए। इसका प्रयोग जो है किसी को बुलाने में, जैसे राम, रे, इसमें इसका हाय, ठीक है, या नाटक के समादों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे राम, ठीक है। तो 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो प्लूत स्वर जिसमें 2 से अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लूत स्वर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो होठ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला है वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। वृत्तमुखी का मतलब है कि होठ इन स्वरों को बोलते समय होठ गोलाकार हो जाएंगे, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। एक प्रश्न ये भी बना कि वृत्तमुखी स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उ, ओ, औ, उ, ओ, औ। 4 होते हैं। आप इनको बोल के देखेंगे, पहचान नहीं है कि जब बोल के देखेंगे तो होठ कैसे हो जाएंगे? गोल हो जाएंगे, यही इनकी पहचान है। तो वृत्तमुखी स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार हो जाते हैं। चलिए अगला अवृत्तमुखी, ठीक उसका उल्टा होगा, अर्थात जिसके उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते। इनकी संख्या कितनी है? 6 होती है। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ। ये 6 होते हैं जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते। सरल है, आप बोलेंगे तो होठ गोलाकार हो जाएंगे तो वो वृत्तमुखी है, नहीं होंगे तो वृत्तमुखी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है भाई? अगला कह रहा है उदासीन स्वर। देख लीजिएगा, उदासीन स्वर क्या होते हैं? उदासीन स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठ न के बराबर खुलते हैं उदासीन स्वर कहलाते हैं। माने जिनके उच्चारण करने में हमारे होठ में किसी भी प्रकार का बहुत परिवर्तन नहीं होता। इनकी संख्या सिर्फ 1 है और वो कौन है? अ। कौन है? अ। अ को उदासीन स्वर कहा जाता है और अ इसी को आदि स्वर, अमात्रिक स्वर या अनैच्छिक स्वर भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछता है कि अमात्रिक स्वर क्या है? अमात्रिक स्वर क्या है? 1 है, जिस कौन है वो? अ है। आदि स्वर भी 1 है, अ है। अनैच्छिक स्वर भी 1 है। चलिए शुरू करते हैं। जिह्वा के उठने के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा के उठने के आधार पे स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4 प्रकार के। कौन कौन से? संवृत्त, निवृत्त, अर्ध संवृत्त और अर्ध निवृत्त। ठीक है, अर्ध निवृत्त यहाँ पे न है, निवृत्त। चलिएगा, अब इसका पहले मतलब समझ लें तो ज़रा सही याद हो जाएगा आपको। संवृत्त माने होता है क्या? बंद। निवृत्त माने होता है खुला। अब आधा संवृत्त माने आधा बंद और अर्ध निवृत्त माने आधा खुला। ठीक है, समझ जाएंगे। संवृत्त माने बंद, निवृत्त माने खुला, अर्ध संवृत्त माने आधा बंद, अर्ध निवृत्त माने आधा खुला। ठीक है, 4 प्रकार से जिह्वा के उठने के आधार पर, ठीक है, स्वरों को बांटा गया है। कौन कौन से? अब देख लीजिए। देखिए, पहला है संवृत्त स्वर। जिह्वा ऊपर की तरफ उठ जाती है। इसमें क्या होती है? जिह्वा ऊपर की तरफ उठ जाती है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ई, उ। आप बोल के देखेंगे, ई, उ। जैसा मैंने अभी आपको कहा, संवृत्त माने मुंह भी क्या रहेगा? बंद रहेगा, मुंह खुला नहीं रहेगा। चलिए, इस तरह जरा से बढ़िया समझ जाएंगे आप। यह है निवृत्त। निवृत्त माने जिह्वा बीच में आती है, अर्थात मुंह क्या रहता है? पूरी तरह से खुला रहता है। एक ही स्वर है, कौन सा? आ। बोल के देखिए, आ, मुंह खुला होगा।
माने पहले बंद, फिर खुला, फिर आधा बंद, फिर आधा खुला। देखिएगा, अर्धनिवृत्त, अर्धसंवृत्त। अर्धसंवृत्त माने आधा बंद होगा। जिह्वा ऊपर की ओर उठकर बीच में आती है, इसकी संख्या 2 है। ए ओ, ए ओ, ए ओ। मुंह क्या होगा? आधा खुला होगा। अर्धनिवृत्त, ये नी है भाई। अर्धनिवृत्त जिसमें जिह्वा नीचे से उठकर बीच में आती है, इनकी संख्या कितनी है? 3 है। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन सी? अ, ऐ, ओ। ठीक है, अर्थात मुंह क्या रहेगा? आधा खुला रहेगा। किसमें? अ, ऐ, ओ में आधा खुला रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कह रहे हैं कि वाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्गों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। वाह्य प्रयत्न के आधार पर घोष, जिसे सघोष भी कहते हैं, अघोष, माने कि 2 प्रकार से बांटा गया है वाह्य प्रयत्नों के आधार पर। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है। क्या? सघोष और अघोष। चलिए देखिएगा, सघोष क्या होता है? इनका उच्चारण करते समय स माने होता है, हमारा स्वरयंत्र झनकृत होता है, झनकृत या कांपता। घोष माने होता है, घोष माने होता क्या है? क्या होता है? झनकार होना। क्या होना? झनकार होना। तो घोष माने कंपन होना या झनकार होना। तो सघोष माने कंपन के साथ, अर्थात स्वरयंत्र कहाँ होता है? गले में। तो जब हमारे गले में अगर झनकार हो बोलते समय, तो उस वर्ण को क्या कहेंगे? सघोष कहेंगे। चलिए एक देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी है, नोट कर लीजिएगा आप लोग अलग से। सभी स्वर जो हैं क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। चलिए व्यंजनों का आप देख लीजिए। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का, वर्गीय व्यंजन 5 होते हैं भाई। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? क से लेकर म तक। ठीक है, क से लेकर म तक वर्गीय व्यंजन होते हैं, जिनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। 3, 4, 5 क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन का ह तथा सभी स्वर घोष वर्ण है। लिख गया। ऊष्म व्यंजन का ह, स, 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 ह 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, जिसमें ह सिर्फ सघोष होता है और सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, किसकी? सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। तो याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। पहला, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का 3, 4, 5 सघोष होता है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व सघोष होते हैं और उसमें सिर्फ ह सघोष होता है और बाकी सभी स्वर जो हैं सघोष होते हैं। कुल मिला जुला के 31 होते हैं। अगला, अघोष वर्ण। इनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर यंत्रियां झनकृत नहीं होती हैं। कन्फर्म है, अ लगा हुआ है। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का 12 वर्ण तथा उस व्यंजन का 12 नहीं है, 1, 2 सॉरी है, 1, 2 है, ये 1, 2, अर्थात प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण तथा उस व्यंजन का स, स, स क्या है? अघोष है। आपने भी पढ़ा था ऊपर कि वर्गीय व्यंजन क्या होता है? क से लेके म तक। तो क से लेके म तक में पहला और दूसरा क्या है? अघोष है। 3, 4, 5 क्या है? सघोष है। ठीक है, और उस व्यंजन में स, स, स क्या है? अघोष है और ह क्या था? सघोष था। इनकी संख्या कुल कितनी है? 13 पाई जाती है। ठीक है, तो अघोष और सघोष हो गया। आगे बढ़िएगा। कामता प्रसाद गुरु ने मुख से वायु निकलने के आधार पर व्यंजनों को भी विभाजित किया है। मुख से वायु निकलने के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, इसको भी देख लीजिए।
अल्प प्राण, इनका उच्चारण करते समय मुख से हकार सूचक ध्वनि ह की ध्वनि नहीं निकलती है। किसमें? अल्प प्राण में। ठीक है। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का 1, 3, 5 पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा वर्गीय व्यंजन समझ गए होंगे, क से लेके म तक। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन का य, र, ल, व अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन कौन है? 2 नियम आप समझे। पहला नियम ये था कि जिनके उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं आती। ठीक है। जैसे क, ख, ख में क्या देखिए ह आएगा, क में ह नहीं आएगा। ठीक है। तो क क्या है? अल्प प्राण है। या आप उंगली पे रख सकते हैं। देखिए इसका सरल तरीका है, उंगली पे रख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 उंगलियां हैं। पहले क्या आएगा? अल्प प्राण। फिर क्या आएगा? महाप्राण। फिर क्या आएगा? अल्प प्राण। फिर क्या आएगा? महाप्राण। फिर क्या आएगा? अल्प प्राण। ठीक है। तो 1, 3 देख लीजिए, पहला, तीसरा और पांचवा क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया। और दूसरा, चौथा क्या हो गया? महाप्राण हो गया। ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, उंगली पे भी गिर सकते हैं, जैसे हम लोग वो गिनते हैं ना महीने का, वैसे भी गिन सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी है? 19 है। ठीक है। अल्प प्राण कितने हैं? 19 है। अगला और लास्ट, महाप्राण क्या है? महाप्राण देख लीजिए। इसका उच्चारण करते समय मुख से हकार सूचक ह की ध्वनि निकलती है। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा मैंने आपको बता दिया, तथा उस व्यंजन का स, 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 ह। देखिए उस व्यंजन महाप्राण है और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है। ठीक है। महाप्राण व्यंजन है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 14 है। तो आपने अल्प प्राण पढ़ा, आपने महाप्राण पढ़ा। ठीक है। तो अल्प प्राण कितने थे? 19 थे। महाप्राण कितने हैं? 14 हैं। कुल मिला जुला के कितने हैं? 33 है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा व्यंजन पूरा होता है। व्यंजन संबंधी एक और वीडियो है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक है। बेहतर तरीके से अगर आप अल्प प्राण महाप्राण को जानना चाहते हो तो एक एक चीज़ में बताई गई है, ग्राफ के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। फिलहाल धन्यवाद।